तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ बच्चों, और आपसे उम्मीद है कि आप भी इन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे और इन्हीं एग्जाम्पल से हम कुछ नया पढ़ेंगे। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। मान लेते हैं कि ए बी एंड सी व पार्टनर्स इन अ फर्म, और इन्होंने एडमिट कर लिया मिस्टर डी को फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। खोपड़े में बात गई चलो, खोपड़े में बात गई। दिस एग्जाम्पल is called as what children? Admission of a partner। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, A, B, C were partners in a firm. Mr. B decides to leave the firm. This could be the example of retirement of a partner। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। मान लेते हैं कि मिस्टर बी डिडंट डिसाइड, मिस्टर बी फाइनली डाइड। भगवान ने डिसाइड कर लिया इसके लिए अब that he have to leave the world. So this is called as what? Death of a partner. Very good. A, B and C were partners in a firm, sharing profits and losses equally, with effect from 1st April 2024. It was decided to share profits and losses as 3:2:1। खोपड़े में बात गई चलो, खोपड़े में बात गई। This is called as change in profit sharing ratio। Any doubts? Many doubts on this? सबको यहां तक की कहानी समझ में आ गई भाई? तो इन सारे इवेंट्स में एक चीज कॉमन थी कि बिजनेस कंटिन्यूड है चिल्ड्रन। आई रिपीट, ऑल द थिंग्स हैड वन थिंग कॉमन इन देम कि भाई बिजनेस कंटिन्यू हो गया। सिर्फ पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप था दैट केप्ट ऑन चेंजिंग। कभी एक पार्टनर नया आ गया, कभी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर चला गया, कभी दुनिया छोड़ के चला गया, कभी हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दिया, बट हमारा बिजनेस एट ऑल टाइम्स चलता जा रहा था, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी। सो चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्स्टिपेशन मत लिख देना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे पार्टनरशिप शब्द का मतलब है रिलेशनशिप among persons who have agreed to do business and to share profits either by all or business may be carried on by one acting for all। तो इनके रिश्ते में परिवर्तन आया, बट इनका बिजनेस जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। मतलब ग्रोथ और डाउनफॉल होगा, बट ऐसा नहीं कि इन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया हो। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप शब्द का मतलब बिजनेस नहीं होता, पार्टनरशिप शब्द का मतलब होता है रिलेशनशिप अमंग पर्संस। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरी बच्चों यहां तक? एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज टिल दिस पॉइंट चिल्ड्रन? पक्का समझ गए सब लोग? चलिए तो झटपट इसको कॉपी कर लें, झटपट इसको कॉपी कर लें। चलो आई प्रोसीड फर्दर टू दिस। कॉपी करें फास्ट। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। अब आपको नजर आएगा कि भाई पार्टनर्स ए बी सी थे। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31st March 2028।
it was decided to dissolve the business. तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी ऑटोमेटिकली कि भाई इन्होंने डिसाइड किया कि इनको अपना बिजनेस बंद करना है. आई रिपीट चिल्ड्रन, दे डिसाइडेड कि इनको अपना बिजनेस बंद करना है. तो भाई जब बिजनेस बंद होगा तो क्या पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. खोपड़े में बात गई. तो यहां पे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड नहीं यूज करेंगे. आई रिपीट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड यूज नहीं करेंगे. वर्ड यूज करेंगे चिल्ड्रन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. क्या यूज करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. सिमिलरली चिल्ड्रन, आपने राइट साइड में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन की कहानी लिखी थी, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो रहा है बट यहां पे सो कॉल्ड एक चीज का डिसोल्यूशन भी हो रहा है. किस चीज का डिसोल्यूशन हो रहा है? यहां पे बच्चों हो रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो आई होप सो दोनों में लोगों को डिफरेंसेस समझ में आ गए. अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई मतलब बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ इनके रिश्ते में फर्क आ जाएगा. और अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिकली इनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा. इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? भाई इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरी तो नहीं इस कहानी में किसी की? चलिए कंटिन्यूइंग फर्दर टू दिस चिल्ड्रन, कंटिन्यूइंग फर्दर टू दिस. सबने लिख दिया था? चलिए कुछ पॉइंट्स वर्थ नोटिसिंग है, उनको भी लिख लिया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अगर मैं बात करूं कि भाई पार्टनर्स के बीच में रिश्ता चेंज होता था तो आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज को अल्टीमेटली क्या करते थे बच्चों? री वैल्यू करते थे. क्या करते थे? री वैल्यू. इज दैट अंडरस्टूड वेल? मेनी अ टाइम्स कोई पार्टनर गेन करता था, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता था. इस गेन और सैक्रिफाइस का भी आप करते थे व्हाट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट. क्लियर? असेट्स हमारे पास रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है न्यू बैलेंस शीट शैल बी प्रिपेयर्ड. यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? एंड बिजनेस हैपेंस टू कंटिन्यू. इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर आपका बिजनेस ही बंद हो गया, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपका बिजनेस ही बंद हो गया, तो इन दैट केस आप अपनी असेट्स और लाइबिलिटी को कभी भी री वैल्यू नहीं करेंगे. आई रिपीट, री वैल्यू नहीं करेंगे. क्या करेंगे सर? हम आप अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करेंगे. क्या रियलाइज करेंगे? कि हमारी है? नहीं 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 नहीं. रियलाइज का मतलब है असेट्स वुड बी सोल्ड ऑफ और जो पैसा उससे आएगा आप उससे लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे. इतनी बात सबको समझ में आ गई? गेन और सैक्रिफाइस की कोई कहानी यहाँ पे है ही नहीं. न्यू बैलेंस शीट आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे बिकॉज जो भी असेट्स हमारे पास थी हमने उन्हें क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया. और जो भी हमारे पास चिल्ड्रन लाइबिलिटीज थी हमने इन लाइबिलिटीज को अल्टीमेटली सेटल दैट इज पे कर दिया. तो भाई जब असेट और लाइबिलिटी हमारे पास बची नहीं, क्या बैलेंस शीट में हम अंडे देंगे मुर्गी की तरह बैठ के? नो. एंड बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू, रादर बिजनेस विल डिसकंटिन्यू. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरी यहां तक किसी को? यहां तक कोई क्वेरी चिल्ड्रन? चलिए जनरली जब आपने एडमिशन, रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन जैसा कुछ भी पढ़ा था, सॉरी एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ जैसा कुछ भी पढ़ा था बच्चों, तो अकाउंटिंग में हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया करते थे? रीवैल्यूएशन. देयर आफ्टर वी यूज टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड एट लास्ट व्हाट? बैलेंस शीट. यहां पे थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है चलन. इंस्टेड ऑफ रीवैल्यूएशन आप अकाउंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन. पार्टनर्स का कैपिटल क्योंकि हिसाब किताब करना है तो बनेगा ही बनेगा, बट बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि सारी असेट्स आपकी बिक चुकी हैं एंड यू हैव मेड पेमेंट टू द लाइबिलिटीज एज वेल. सो व्हेन असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट एग्जिस्टिंग तो बैलेंस शीट खाली तो आप बनाएंगे नहीं. आप यहां पे बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जैसे 11th क्लास में आप जर्नल में बनाते थे. तो यहाँ पे बच्चों तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा. अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें,
डेटर्स की बात करें तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग इज अ नॉन करंट एसेट एंड डेटर इज अ करंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो वो नॉन करंट है, और स्टॉक की बात करें तो वो करंट है। वाइल डूइंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड सीपीएसआर की अकाउंटिंग हम इस बात का ख्याल रखते थे। बट आज आपका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है, आपको सारी की सारी एसेट्स बेचनी है और लाइबिलिटीज को पे करना है। तो चाहे आपको डेटर्स पैसा दें, या स्टॉक बेच के पैसा आए, या लैंड एंड बिल्डिंग बिके, या प्लांट एंड मशीनरी बिके, कुछ भी हो जाए, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस चिल्ड्रन, ये एक सुपर ब्रह्मास्त्र है, सब लोग इस बात को अवश्य अपनी कॉपी में लिख लें। एप्लीकेशन, सॉरी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हैज नो एप्लीकेशन। तो चाहे लैंड एंड बिल्डिंग बेच के पैसा आए, प्लांट एंड मशीनरी बेच के पैसा आए, डेटर्स से पैसा आए, स्टॉक से पैसा आए, सबकी अकाउंटिंग एक तरह से ही करनी है। तो आपसे कभी कभी पूछ भी सकते हैं विच कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं होता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, लॉजिक अंडरस्टूड वेल, समझ में आ गया? तो झटपट इसको अपडेट कर लें। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा व्हाट इज टाइटल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज चिल्ड्रन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट सिर्फ इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल दें तो मीनिंग वॉयलेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अनडूइंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। घर में जब गेस्ट आते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप उनको रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं, तो क्या खुद ही रूह अफ़ज़ा की बोतल उनको लाने को बोल देते हैं और फिर उनसे कहते हैं पानी और बर्फ क्यों नहीं रहा है? नो, आप किचन में जाके रूह अफ़ज़ा की बोतल से थोड़ा कंसंट्रेट पोर करेंगे, ठंडा पानी या आइस डाल देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या आपको वो सिरप जो रूह अफ़ज़ा वाला होगा वो नजर आएगा? नहीं आएगा। क्या हो गया उस सिरप के साथ? डिसॉल्व हो गया। तो भाई केमिस्ट्री की भाषा में जब आप शुगर को वाटर में मिला देते हैं तो शुगर डिसॉल्व होता है कि वाटर डिसॉल्व होता है? शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डिसोल्यूशन। अब केमिस्ट्री के साइंस के बच्चों को चढ़ाइएगा मत, आज हमारे सर ने हमको केमिस्ट्री पढ़ा दी थी थोड़ी सी, तो लोग चिढ़ जाएंगे, इनका बढ़िया है, कॉमर्स के साथ साइंस भी पढ़ रहे हैं ये लोग, इसीलिए कॉमर्स वाले बच्चों को ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो अल्टीमेटली जब पानी में आप इसको डाल देते हैं तो ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर किसका बनता है, पानी का या शुगर का? पानी का। व्हाट इट क्लियर? जो इसका सॉलिड स्टेट था डिसइंटीग्रेट हो गया और इसके जो केमिकल थे टुकड़े टुकड़े हो गए, पानी बेसिकली धर्मेंद्र बन गया था। समझ में आया कि नहीं? तो अगर घर में चीनी हो और मम्मी को शरबत बनाना हो तो आप क्या बोलेंगे? चीनी तो है, धर्मेंद्र लेके आओ साथ में। धर्मेंद्र बोले तो पानी। समझ में आ गया? फिर चीनी गाना गाने लगे, मैं पानी पानी हो गई। समझ में आ गया? बट अकाउंटेंसी में इसका क्या मतलब होता है भाई? एनीथिंग दैट डिसॉल्व्स मींस इट लूजेस इट करंट स्टेट। तो भैया पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। देखिए भूकंप भी आ गया यहाँ पे बच्चों के बीच में, समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली पहले ये और ये एक ही फॉर्म में थे, अब डिसोल्यूशन हो गया तो इनके बिजनेस अलग हो गए, उनके बिजनेस अलग हो गए। तो पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो कैसे होती है बच्चों? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एज वेल एज, हाथ से लिख लीजिए खुद से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से बच्चों क्या बिजनेस खत्म हो जाएगा? नो, बिजनेस तो चलता रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, फिर से आप देख सकते हैं इस कॉम्पोजिशन को चलन। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है बट बिजनेस ऑलरेडी कंटिन्यू था। बट अगर फर्म बंद हो गई तो पार्टनर्स का रिश्ता भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? खत्म हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा? इनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। खोपड़े में बात गई। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बिजनेस विल कंटिन्यू, सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड पार्टनर्स का रिश्ता प्लस माइनस होगा। बट अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो समझ लीजिए उसका राम राम सत्य है। उसको ताबूत में बैठा के कब्रिस्तान में गाड़ दिया, कुछ दिन बाद निकाला, देखा ठीक से डिसॉल्व नहीं हुआ था, फिर उसकी चिता जला दी। समझ में आ गया? ताकि कोई धर्म निष्पक्षता ना रह जाए, राइट्स और लेफ्ट्स ना हो जाए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो खैर अभी तो जनरेशन पुरानी चल रही है, लोग कहते हैं भाई किसी घर में डेथ हो जाए जैसे, तो भाई आज इनकी अर्थी उठेगी या इनको घाट ले जाना है, इतने में लोग समझ जाते हैं। बट कभी कभी लोग नहीं समझ पाते, तो हिंदी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं? फूकने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में लोग ज्यादा अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो क्या बोलेंगे?
बारबीक्यू करने जा रहे, बारबीक्यू। हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी रहते थे, 103 साल मरे हैं, उनका बारबीक्यू है आज। समझ में आ गया? तो पता लगा उनकी बॉडी को सरियम डाल के नचाए पड़े हैं गोल गोल। समझ में आ गई सबको बात? तो फर्म का जब फ्यूनरल होता है तो क्या हो जाता है? फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। समझ में आ गया? तो क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। अब ये ना हो कि पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, पापा पूछे उनके यहाँ भीड़ क्यों लगी है, डिसोल्यूशन हो गया ना उनका। समझ में आ गया? चलिए, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन सबको समझ में आ गया कैसे होता है बच्चों? समझ में आ गया? दो चीजें तो आपने पढ़ी हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सोचा थोड़ा सा और बढ़िया बढ़िया बता दूं आपको। एक पार्टनर चार में से इनसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उसको हटा देंगे, कहेंगे तुम रिटायर हो लो, और बाकी तीन लोग ऑलरेडी बिजनेस करेंगे। खोपड़े में बात गई। बट अगर इंसॉल्वेंट हुआ और केस चला गया कोर्ट में, तो यहां पे जज साहब ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अब फर्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई बिजनेस अपना बंद कर दो। तो इंसॉल्वेंसी के केस में फर्म का भी डिसोल्यूशन हो सकता है, बिजनेस बंद करने का भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। बट अगर अपनी राजी खुशी से आप इस इंसॉल्वेंट पार्टनर के रिलेटिव्स को कहें कि भाई इसको ले जाओ, इसका रिटायरमेंट कर दो, बाकी लोग बिजनेस चला सकते हैं। देयर आफ्टर कंटिन्यूइंग टू दिस चिल्ड्रन, हमने पार्टनरशिप फॉर्म किया था एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। द डे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गेट्स ओवर, आवर पार्टनरशिप ऑल्सो गेट्स ओवर। समझे बात को या नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए? 4 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, 4 साल खत्म हो गए, बिजनेस विल ऑटोमेटिकली बी क्लोज्ड। और अगर आपने अपनी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को किसी दूसरे के साथ मर्ज कर लिया, एड ऑन कर लिया, तो आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। पार्टनरशिप का नहीं, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के कुछ टाइप्स होते हैं, क्योंकि थ्योरी में एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबको नजर आ गया? ये कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूं, अपने 11th क्लास में ऑलरेडी आईसी वालों ने कॉमर्स में या सीबीएसई वालों ने बिजनेस स्टडीज में इसको पढ़ा होगा। सबसे पहला तरीका डिसोल्यूशन का क्या है चिल्ड्रन? अग्रीमेंट, राजी खुशी, खुद ही सो कॉल्ड डिसाइड कर लेंगे सारे पार्टनर्स दैट वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस एनी फर्दर। तो आज हम अपनी असेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे करेंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे तो पार्टनर्स ले आएंगे, नहीं ला पाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी। समझे इस बात को? कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा? कंपलसरी डिसोल्यूशन के लिए वैसे तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, जब सारे के सारे पार्टनर्स एक को छोड़कर क्या हो जाएं? बौखला जाएं, पगला जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं। 15 पार्टनर्स थे, एक दो जबरा फैन हो गए, उसमें से क्या हो गए? इनसेन हो गए। गाना नहीं सुना आपने? इनसेन हो गया, जबरा फैन हो गया, नहीं सुना? पढ़ाया था मैंने शाहरुख खान जी को, इसी पर उन्होंने गाना लिख दिया। सोच रहा हूँ कॉपीराइट का केस कर दूं उनके ऊपर। तो 15 में से दो जबरा फैन हो गए, कितने बचे? 15 में से दो पार्टनर जबरा फैन हो गए, कितने बचे? या कुछ लोग भी जबरा फैन हो गए हैं, कितने बचे? 13। 13 में से 3 इनसेन हो गए, कितने बचे? 10। 10 में से 9 बैंकरप्ट हो गए, कितने बचे? 1। तो क्या पार्टनरशिप रहेगी? क्या बन जाएगी ये? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बन जाएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप। 12 पार्टनर्स थे, एक को छोड़ के सब ने सोचा कि हम रिटायर हो लें, कितना बचे? 1। क्या पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी? नॉट एट ऑल। 15 लोग बस से जा रहे थे, एक पार्टनर बस चला रहा था, सामने उसको खाई नजर आई, इससे पहले कि वो बोल पाता, वो सोचा कि पहले मैं तो कट लूं यहां से, वो ड्राइविंग सीट से उतर गया, वही बच गया, और बाकी बस खाई में गिर गई और मर गया। इज दैट क्लियर? बाकी सारे के सारे मर गए। कौन सा डिसोल्यूशन होगा? कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम बिजनेस को, या एक पर्टिकुलर काम खत्म होने के बाद बिजनेस को हमेशा के लिए क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। वो काम हो गया, इन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया, टाइम बीत गया, बिजनेस बंद हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपलसरी डिसोल्यूशन। और अगर इन्होंने डिसाइड किया कि हम 6 साल बिजनेस करेंगे, 6 साल बीत गए बच्चों, 6 साल बीत गए, इज दैट क्लियर? और अब 6 महीने और आगे बीत गए, इन्होंने एक सप्लायर से गुड्स खरीदे थे, पेमेंट की ड्यू डेट आई, और इन्होंने सोचा कि हम इस चीज को सप्लायर को लीगली धोखा देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने सप्लायर से कहा हमारी फॉर्म तो 6 महीने पहले ही बंद हो चुकी थी, तुमने हमको गुड्स क्यों बेचे? सप्लायर का कहा मेरी मत मारी गई थी, जो मैंने तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं देखी कि तुम कब तक एग्जिस्टेंस में रहोगे। सप्लायर विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये पार्टनर साबित कर दें
कि हमने सप्लायर को पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी डीड देखने की, बट इसने डीड नहीं देखी, तब सप्लायर का पैसा देने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी, क्योंकि उसने बिजनेस किसके साथ किया, ऐसे के साथ जो कभी पार्टनरशिप है ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि 6 महीने के बाद बिजनेस बंद होने की बात डीड में लिखी थी, और उसके बाद उसने गुड सप्लाई किए थे जिसका उसको पैसा नहीं मिला। नहीं समझे बात को, समझ में आ गया, क्लियरली अंडरस्टूड। बट अगर हमने उसको डीड देखने का मौका ही नहीं दिया, इन दैट केस वो कोर्ट में स्यू करेगा कि मेरे को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी डीड दिखाने की दी ही नहीं गई थी, तो जज साहब मेरे को पता कैसे लगता कि इनका बिजनेस कितने दिन चलेगा। तो इस केस में पार्टनर्स को इसका पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे अपनी पर्सनल एसेट बेच के करना पड़े। समझ गए इस बात को, नहीं समझे, समझ गए, चलिए। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, न्यूज़पेपर में एक प्रेम पत्र छाप देंगे दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड। किसी का भी अगर कोई भी ड्यूज है तो हमें इस पर्टिकुलर एड्रेस पे इस डेट तक संपर्क करें, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अंडरस्टूड दिस। कोर्ट में केस चला गया, कोई पार्टनर भी लेके जा सकता है केस और कोई आउटसाइडर भी। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है चिल्ड्रन, अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो बाहर वाले तो स्यू कर सकते हैं हमको, बट क्या कोई पार्टनर स्यू कर सकता है? बिल्कुल, डिसोल्यूशन के टाइम पे ये अनरजिस्टर्ड फर्म का एक्सेप्शन है। कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर या फर्म खुद आउटसाइडर्स को कभी स्यू नहीं कर सकते। आउटसाइडर्स हमें या फर्म को, पार्टनर को या फर्म को हमेशा स्यू कर सकते हैं। बट अगर डिसोल्यूशन चल रहा है, क्या चल रहा है, तो इस केस में कोई भी पार्टनर फर्म को भी स्यू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो डिसोल्यूशन में अनरजिस्टर्ड फर्म एक तरह से ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, रजिस्टर्ड। कैसे बन जाती है, क्योंकि उनके ऊपर सारे कानून लगने लग जाते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा 11th में इसको। अ पार्टनर और अ फर्म इन केस बीइंग अनरजिस्टर्ड कैन नॉट स्यू, बट इट इज नॉट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या फर्म को या फर्म किसी आउटसाइडर को स्यू कर सकती है। इज दैट क्लियर? बट एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे, आउटसाइडर को स्यू तब करेंगे आप जब अमाउंट फॉर सेटलमेंट शुड नॉट एक्सीड 100 रुपीज। सर 100 रुपए के लिए कोई कोर्ट केस करेगा? 1932 में कानून लिखा गया था, तब 100 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। इज दैट क्लियर? आज 100 रुपए में तो आइसक्रीम भी ना आए। आएगी आइसक्रीम? अब जो लोग आइसक्रीम खाते हैं बता देंगे। चलिए, हाँ अमेंडमेंट हुआ, सोचा गया इसमें अमेंडमेंट बहुत ढेर सारा करना था, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कानूनी नया बना दिए। जैसे घर जब पुराना हो जाता है, ज्यादा रिपेयरिंग मांगता है, तो लोग कहते हैं इसको बेच के एक नया ही घर खरीद लो, अब 9 की लकड़ी 90 खर्चा। समझ में आ गया? समझ में आ गया, इसलिए अमेंडमेंट नहीं किया गया। समझ गए बच्चों? तो कोर्ट कब ऑर्डर देगा? जब पार्टनर जबरा फैन बन जाए। जबरा फैन मतलब इनसेन, ऊल जलूल हरकतें कर रहा है। इज दैट क्लियर? परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज मतलब सर इसके दोनों पैर कट चुके हैं, ये ऑफिस तक आ ही नहीं सकता, या दोनों हाथ कट चुके हैं, ये कोई पेन से साइन भी नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो सर सीए काउंसिल में एक रूल होना चाहिए कि जब सीए का हाथ कट जाए और वो साइन करने लायक नहीं है तो सीए का काम नहीं कर सकता, वो पार्टनर था दूसरों के साथ थूक से काम चलाएगा। गॉट इट क्लियर? ये अलाउड नहीं है। स्टैम्प भी यूज नहीं कर सकते कुछ केसेस में। तो मान लीजिए कि हम सब मिलके एक टेलर की दुकान खोल लें, 15-20 लोग पार्टनर बन जाए, सब टेलरिंग का काम कर रहे हैं। अब टेलर का हाथ पैर दोनों कट गया, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ये तो हम बाकी शेर किसी काम नहीं, इसको भी काट देते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी पर्सन था पार्टनरशिप फर्म में, ऑथर का काम कर रहा था और लिखता था राइट हैंड से, टाइपिंग करता था, अब उसके हाथ कट गए, क्या टाइपिंग का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब वो परमानेंटली क्या हो गया, इनकेपेबल हो गया। तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि कृपया करके आप बिजनेस को बंद कर दे। जानबूझ के बार बार दलिद्रापा कर रहा है, मतलब अपने अग्रीमेंट्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा। क्रेडिटर्स को ऑर्डर दिया, सामान आ गया, पैसे नहीं दिए, डेटर्स से एडवांस लिया, गुड्स नहीं सप्लाई किए, तो ये सब हरकतें जब होती हैं तो कोर्ट विल ऑर्डर इट इज बेटर कि हम फर्म को क्या कर दें, बंद कर दें। पार्टनर की हरकतें कुछ ऐसी हैं कि अगर बिजनेस ज्यादा दिन तक चलाया गया तो बिजनेस प्रॉफिट में बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, तो सोचा गया कि बंद कर दो। एबीसी पार्टनर्स थे, सी ने 5 लाख रुपए लिए डी से, और डी को कह रहा है जाओ तुम ए और बी से बोल देना मेरी बात हो चुकी है, वो तुम्हें पार्टनर रख लेंगे, और अपना पैसा लेके निकल लिया। तो डी से ए और बी क्या बोलेंगे, भाई हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो ए और बी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट बोलेगा
as per section 44 of the Indian Partnership Act, the firm should be dissolved. Firm should be dissolved. लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या किया जाए? फर्म को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड, ऐसा लॉजिक जो जज साहब को कोर्ट में लगे कि फर्म का बंद होना ही सोसाइटी के लिए अच्छा है। जैसे सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले चले आए और कह रहे हैं आप जो पॉलिथीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 50 माइक्रोन से कम की है, ज्यादा वाली तो अलाउड होती है, कम वाली अलाउड नहीं है, तो भाई आप बिजनेस को बंद कर दीजिए। अब आप पन्नी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। कह रहे ठीक है हम अब छन्नी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसकी तो उन्होंने पन्नी वाली मशीन में कुछ कांटे लगा दिए, अब पन्नी वाली मशीन क्या बना रही है? छन्नी बना रही है। पढ़ाई कर लो, नहीं तो उसी छन्नी से चाय छानो के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के बाहर। खैर सबको बातें समझ में आ गई भाई? सबको बातें समझ में आ गई? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। अगर जो प्राइवेटी पे ऑफर करने टाइम जो है इसलिए हम लोग का सॉल्यूशन नहीं है, पार्टनर्स भी जो है कैपिटल नहीं ला, मतलब और मनी नहीं ला पा तो रहे। उनके घर की प्रॉपर्टी अगर होगी तो बिकेगी, और अगर कम पड़ जाती है तो फिर क्रेडिटर्स को कुंडली दिखानी चाहिए थी बिजनेस करने से पहले। एलएलपी में तो वो जो एक इंसान बचेगा, मिनिमम एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, उस एक के पास भी अगर उतनी एसेट्स नहीं है तो भी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं मिल पाएगा। दुआ साहब कहना चाह रहे थे कि उंगली काट ली जाए सर, जैसे अक्षय कुमार ने काट ली थी हॉलीडे मूवी में। उंगली काटना अलाउड नहीं है, कानून ऐसी उंगली करेगा कि जिंदगी भर किसी को उंगली नहीं दिखा पाओगे। इज दैट क्लियर? ये लोग तो एकदम अलकायदा बन गए हैं, ओसामा बिन लादेन के असिस्टेंट। चलिए, तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही माना जाएगा, क्योंकि आपको उन एसेट्स को पार्टनरशिप से निकालकर जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कैपिटल गेन्स की चोरी कर रहे हैं। किसकी चोरी कर रहे हैं? अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको जेल हो सकती है इसके लिए। कैसे कैपिटल गेन की चोरी होगी? मेरा बिजनेस है लैपटॉप बेचने का, अब हम उस बिजनेस को पार्टनरशिप से कन्वर्ट कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और 5 लैपटॉप, आई रिपीट 5 लैपटॉप हमने गोडाउन से निकाले और कंपनी के ऑफिस में लगा दिए। तो एक तरह से हमने लैपटॉप बेचे ही हैं, या हमने इसको अपनी एसेट बनाया, स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट किसमें किया? एसेट में। और वो जॉइंट स्टॉक कंपनी उन्हीं लोगों की है जो पहले पार्टनरशिप चलाते थे। मान लीजिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, मैं और आप 4 लोग पहले पार्टनर थे। अब 4 लोग एक कंपनी खोल लिए और नाम रख दिए चामुंडाई लिमिटेड। 4 मुंडे चामुंडाई लिमिटेड, और 5 लैपटॉप 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए के लैपटॉप गोदाम से निकालकर ऑफिस में डाल दिए। तो कंपनी को तो 5 लाख का गेन हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा इस पे 20% का टैक्स दीजिए पहले हमको, क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं असेट में। किसी को बाहर बेचते तो प्रॉफिट होता तो उस पर टैक्स देते, बट आपको देना पड़ेगा टैक्स। ये भी डिसोल्यूशन ही होता है नॉर्मली, कोई ऐसा डिसोल्यूशन नहीं है, ये बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है। हाँ, कोर्ट कभी ऐसा नहीं बोलेगा ये तुम लोग ऐसा टैक्स कम दे रहे हो क्योंकि पार्टनरशिप हो, तुम कंपनी में कन्वर्ट हो अपने आप को ताकि तुमसे 22-26% टैक्स ले। अफगानिस्तान में ऐसा हो सकता है, इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मैं जग्गी भाई अफगानिस्तान में जब जज बनेंगे कहेंगे बनाओ लिस्ट सारे सोल प्रोप्राइटरशिप की, और बोलो कल से तुम सब जॉइंट स्टॉक कंपनी माने जाओगे ताकि सरकार को टैक्स ज्यादा मिले। होते हैं ऐसे कुछ गिरे हुए टाइप के लोग दुनिया में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में आपने सुना है ना? तो हमारे जग्गी भाई फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। जैसे अल्फ्रेड मार्शल थे, जेएम कीन्स थे, तो इनको फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक सो कॉल्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जबरदस्ती कन्वर्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? नहीं, ये नहीं होता। हाँ, क्या पूछ रही थी अंजलि जी? नहीं, सोल प्रोप्राइटर भी कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में, पार्टनरशिप भी कन्वर्ट हो जाती है। आजकल तो इंसान भी कन्वर्ट होने लग गया है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की क्या बात है? पहले रिश्ते अच्छे थे, फोन आ गया 1 लाख उधार दे दो, हाँ हेलो हेलो हेलो। समझ में आ गया? ऑफिस में कोई स्कीम चल रही है, टारगेट पूरा करना है, सगा रिश्तेदार मर गया, हम आ नहीं पाएंगे, गर्मी बहुत चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा आरबीसी क्या बन गया है? डब्ल्यूबीसी बन गया। नहीं समझे? लोग बोलते हैं ना खून सफेद हो गया लोगों का, मतलब रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल बन गया। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, बट क्योंकि गारंटी 101%, 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक पे आईएससी और सीबीएसई में गारंटी एमसीक्यू पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहला बच्चों, बिजनेस का टर्मिनेशन कहां पे बिजनेस कंटिन्यू होता है और कहां पे खत्म हो जाता है? समझ गए? समझ गए?
फर्म डिसॉल्व होगी तो बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो बिजनेस चलता रहेगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहां पे रीवैल्यू होती हैं और यहां पे क्या होती हैं, रियलाइज होती हैं। कोर्ट यहां पे बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा, यहां इंटरवीन कर सकता है जब हम कोर्ट जाएंगे केस करने के लिए कि भाई मेरा पैसा फंसा है किसी फॉर्म में, वो लोग कह रहे हैं डिसोल्यूशन कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम कोर्ट पे केस कर देंगे। या हम किसी फॉर्म के ऊपर केस कर रहे हैं, कोर्ट में जाके हमने बोला भाई पैसे हैं तभी ना लायक नहीं दे रहे हैं, तो आपने बोला नहीं पैसे की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, 4 साल से लगातार लॉस है, जज बोलेगा वहां बैठ के अंडे दे रहे हो, फिर इट इज बेटर कि अगर 4 साल से लॉस है तो बिजनेस को बंद कर दो। इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहां पे चेंज होता है और यहां पे एंड हो जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पे क्लोज नहीं होंगी बच्चों, बस यहां पे क्लोज हो जाएंगी। सारे पॉइंट समझ में आ गए? चलिए आगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन सेक्शन 48, कैसे करेंगे हिसाब और किताब का निपटारा। तैयार है सब लोग? 2 पॉइंट्स है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस लायबिलिटी साइड में होगा, लाइक चिल्ड्रन पीएल, इसको आप कैसे झेलेंगे? सबसे पहले इन लॉसेस को झेला जाएगा एक्यूमुलेटेड गेन में से। किसमें से? गेन में से। ध्यान से सुनिएगा, एक्स का शेयर लॉस में 2400 का है, बट इसका गेन कितना है? 1560। हिज लॉस इज 1600, गेन कितना है? 1040। क्या गेन का अमाउंट सफिशिएंट इनफ है लॉस को झेलने के लिए? नॉट एट ऑल। तो इनकी कैपिटल में से बेयर किया जाएगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पागल बनाने के लिए लिखी गई है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है या एक्यूमुलेटेड गेन है, उसे कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट। बस इसका इतना ही मतलब है। और लिखी कहानी क्या है? लॉसेस टू बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर कैपिटल में से, और बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में झेल लेंगे। अरे भैया मतलब तो सब वही है। समझे इस बात को? तो मैंने थोड़ा इस लाइन का 3D व्यू आपको दिखा दिया है। समझ में आ गया? तो लॉस सबसे पहले गेन में से झेला जाएगा, कैपिटल में से झेला जाएगा, किसी में से झेला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बस यही है, लॉसेस एंड गेन्स विल बी ट्रांसफर्ड वेयर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझे सब लोग? चलिए, ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। मान लीजिए कि हमारे पास क्रेडिटर्स थे 20,000 के, बिल्स पेबल थे 10,000 के, पार्टनर का लोन है 8,000 रुपए का, पार्टनर के ब्रदर का भी लोन है 10,000 रुपए का, और उसके बाद दो पार्टनर्स की कैपिटल है 10,000 एंड 10,000। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एसेट्स को आप कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले एसेट को यूज करेंगे इन पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। व्हाट? 20 के क्रेडिटर्स, 10 का बिल पेबल, कितना हो गया बच्चों? 30। और 10 का पी का ब्रदर का लोन भी एक्सटर्नल माना जाता है, कितना हो गया? 40। अगर आपके पास एसेट 40,000 से ज्यादा किए हैं तो आप सबको पे कर सकते हैं। अगर 40,000 किए तब भी आप इन तीनों को पे कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपके पास है ही कुल 10,000 की एसेट, क्या आप पी के ब्रदर का लोन दे देंगे, इनको छोड़ देंगे? नो। क्या इनको दें और इनको छोड़ दें? नो। तो 10,000 रुपए जो अवेलेबल अमाउंट है चिल्ड्रन, आप उसे 2:1:1 में बांट लेंगे। क्रेडिटर्स को मिलेगा 5,000, 2,500 इन दोनों को मिल जाएगा। बट अगर सफिशिएंट बनी है तो पहले आप क्रेडिटर्स को पे कर देंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस, कोई लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर बच जाएगा देयर आफ्टर किसको पे करेंगे चिल्ड्रन? पार्टनर के लोन को। मान लीजिए हमारे पास 45,000 रुपीज थे, कितने? तो भाई 40 इनको तो दे ही सकते हैं, और कितना बच रहा है? 5। पार्टनर का बेचारे का लोन कितने का है? 8, इसको 5 दे देंगे। नहीं समझे बात को? पक्का? मान लीजिए दो पार्टनर्स होते हैं, एक का लोन 8,000 है और दूसरे पार्टनर का लोन 4,000 है, और हमारे पास 50,000 रुपए बचे। 40 तो इनको पे कर दिया, और कितना बचा हमारे पास? 10। क्या 8 और 4 पूरा पे कर सकते हैं? नो। तो 2:1 के रेशियो में पे कर देंगे इसको। तो जहां पे भी पैसा कम पड़ेगा उन पार्टीज को प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज बच गया तो हम किसको पे करेंगे चलन? पार्टनर्स के लोन। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो इट विल बी यूज्ड फॉर कैपिटल। आई रिपीट, इट वुड बी यूज्ड फॉर कैपिटल। और इसके बाद अगर बच गया
तो इट विल बी यूज्ड फॉर शेयरिंग एज व्हाट, प्रॉफिट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बच्चे कहेंगे सर इस सेक्शन में कैपिटल का तो जिक्र कहीं था ही नहीं, यहाँ लिखा ना रेजिड्यू टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर व्हाट? कहीं लिखा है कि ये प्रॉफिट मान लिया जाएगा? नो, जो बचा वो इनमें डिवाइड हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है क्या इनको वापस मिलेगा? जो पैसा इन्होंने लगाया था, जो पैसा लगाया था उसे क्या बोलते थे? कैपिटल। समझ में आ गई बात? और कैपिटल बंटने के बाद भी जब बच जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पैसे को कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट्स। और इस बचे हुए पैसे पे इनको प्रैक्टिकली टैक्स वैसे ही देना पड़ेगा जैसे ये बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट में देते। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये 1 और 2 करके आप एग्जाम्पल लिख लें चलन। कैपिटल पे नंबरिंग हो जाएगी 3। डू इट क्विकली। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये दो बातें सब लोग समझ गए? ये दो बातें सब लोग समझ गए भाई? कैसे लॉस डील किए जाएंगे और कैसे असेट्स को यूज करेंगे। पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी, बचेगा तो पार्टनर का लोन, बच गया तो पार्टनर की कैपिटल, और बच गया तो विल बी डिवाइडेड एज प्रॉफिट्स। व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ऑटोमेटिकली चलता रहता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने सिंपल शब्दों में इन बातों का जिक्र फिर से किया है। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन और पेमेंट ये सबसे पहले होगा। बच गया तो पार्टनर ने जो लोन दिया है वो, बच गया तो कैपिटल जो लेंड की थी वो, और उसके बाद अगर बच गया तो इट विल बी डिवाइडेड एज प्रॉफिट्स। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, अगली सो कॉल्ड भयंकर कहानी, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल डेट्स एंड फर्म डेट्स। ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई जेड 3 बच्चे थे और इनके पिताजी का नाम डब्ल्यू था। अगर एक्स वाई जेड को कोई प्रॉब्लम आएगी तो डब्ल्यू विल बी देयर फॉर देयर हेल्प, यस और नो? यस। बट डब्ल्यू को अगर प्रॉब्लम आ गई, एक्स सोचेगा वाई जाएगा, वाई सोचेगा जेड जाएगा, और जेड सोचेगा एक्स और वाई भी जा सकते हैं। तो मतलब बच्चों को संकट आ गया तो पिता सदैव अवेलेबल है। समझ में आ गया? पिता को संकट आ गया, तुम चले जाओ मेरा ऑफिस है, तुम चले जाओ मेरा ऑफिस है, तुम चले जाओ मेरा ऑफिस है। अगर पिताजी ने बोल दिया होता उस जमाने में, तुम चले जाओ खुद से डॉक्टर के पास, मेरा भी ऑफिस ही है। समझ में आ गया? मैं बागबान मूवी की बात कर रहा था। तो फर्म के डेट्स में और पर्सनल डेट्स में क्या फर्क होता है, ध्यान से इन बातों को सुनिएगा बच्चों। फर्म के पास असेट कितने की है मेरे एग्जाम्पल में? 50 लाख, नहीं इसको लाख बोलते हैं जिसमें ढेर सारी जीरो होती है। और लायबिलिटी कितने की है? 70 लाख। तो भाई 20 लाख रुपए की डेफिशिएंसी नजर आ रही है या सरप्लस नजर आ रहा है? डेफिशिएंसी। किसको पे करनी चाहिए, बेयर करनी चाहिए, झेलनी चाहिए? पार्टनर्स को। ए के पास 10 लाख की असेट्स थी और 2 लाख की लायबिलिटी थी। कितना पर्सनल सरप्लस है? 8 लाख। बी की लायबिलिटी 10 लाख कि 12 लाख? 10 लाख। चलिए आंखों से देखिएगा, 12 लाख। और असेट्स कितनी है? 10 लाख। इसका 2 लाख रुपए क्या हो रहा है बच्चों? डेफिसिट। सी की असेट्स हैं 20 लाख की और लायबिलिटीज 19 लाख की। इसका 1 लाख रुपए क्या है? सरप्लस। और डी का 40 लाख रुपए असेट्स और 36 लाख रुपए लायबिलिटी। कितना सरप्लस है? 4 लाख। तो ए अपने घर से 8 लाख लाएगा, सी 1 लाख रुपए और डी 4 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? कुछ भी नहीं, 13 लाख। 13 लाख रुपए सो कॉल ये फर्म को दे देंगे। स्टिल फर्म की डेफिशिएंसी कितनी बच जाएगी? 7 लाख। अब फर्म इसको पे करने में सक्षम नहीं है और पार्टनर्स के पास भी और कोई पैसा नहीं है। अब बस उंगली काट सकते हो। कौन सबसे फायदे में रहा? बी। क्यों? इसकी वाइफ बहुत तेज थी। इसकी वाइफ खूब क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे सामान खरीदी हुई थी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पार्टनर तभी तेज होगा जब उसकी वाइफ तेज होगी। इज दैट क्लियर? तो भाई इसने ढेर सारी लायबिलिटी ओन की हुई थी, इसकी असेट्स इसकी अपनी लायबिलिटी को ही नहीं पे कर पा रही हैं, क्या बेचारा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नो। तो अब ए सी और डी एसिड लेकर किसके पास जाएंगे? बी के पास, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और वहां बोला जाएगा बी को छोड़ दिया गया है। अच्छा समझ गए, बा इज्जत बरी, बी से ही स्टार्ट होता है तो इसलिए इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लोग कहें सर बहुत ही मतलब
तुच्छ और घटिया लेवल का जोक था सर ये, बट क्या करें भाई, क्या करें। तो बी के पास लाइबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सरप्लस है ही नहीं, तो जज साहब क्या बोलेंगे कोर्ट में, भाई लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल, अगर एक नहीं दे पा रहा तो इसका जिम्मा कोई दूसरा अवश्य लेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई, पक्का। बट मान लीजिए फर्म की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 40 लाख की होती चिल्ड्रन, इन दैट केस 10 लाख रुपए क्या होता, सरप्लस। तो सर इसको कैसे बांटते, दिस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बढ़िया है सर, हम ना दे पाए तो ना दे पाए, बट मिलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वही अपना इंडियन कल्चर, एक पिता की 3 औलादें, जब पिता बीमार पड़े डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से बोले मेरे बाकी बच्चे तो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, इंजीनियर डॉक्टर बन के विदेश में सेटल हो गए, यही नालायक रह गया जो डॉक्टर के पास लेके गया था। समझ में आ गया अमन भाई, समझ में आ गया। तो सबसे लायक कौन था, एक्स। डब्ल्यू क्या कर रहा है उसके ऊपर, कमेंटबाजी कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो बेचारा सारा काम धाम एक्स ने निपटाया, और जब पिता की प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो तीनों के तीनों मुंह मारने चले आए। तो राइट तो सिर्फ एक्स का था, इन दोनों को लेफ्ट आउट कर देना चाहिए था, बट ये भी अपना राइट आजमाने चले आए। तो फर्म में सरप्लस होगा तो बटैया कैसे होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्म की डेफिसिट हो गई तो जितना ला सकते हैं उतना लाएंगे, डेफिसिट है तो बच जाएंगे। नहीं समझे बात को, समझ में आ गया, चटपट नोट डाउन कर ले चलें, वेरी क्विक एंड फास्ट। चलिए चला जाए आगे बच्चों। तो ये सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी बच्चों, बट एक दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जरा मार्क कर लें लोग। तो भाई ये बात क्लियर हो गई सबको, असेट्स ऑफ द फर्म अगर सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, बिकॉज देयर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो यहां पे पार्टनर अपनी पर्सनल असेट से पहले अपनी पर्सनल लाइबिलिटी पे कर देगा, जो भी पैसा सरप्लस बचेगा वो सरप्लस पार्टनर कहां पर लेके आएगा बच्चों, कहां पर लेके आएगा, फर्म में। बट अगर पार्टनर हार्दिक पांड्या की तरह हो गया तो ठेंगा कुछ फर्म में लेके आएगा। मतलब सर पार्टनर ने असेट्स अपने नाम पे ली ही नहीं थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे ली हुई थी, तो उसके पास कोई पर्सनल असेट है ही नहीं। समझ में आ गया। तो जो भी पैसा पार्टनर अपनी वाइफ को दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्त्री धन बोलते हैं, और वो लेने का राइट है ही नहीं, प्रोटेक्टेड बाय विमेन प्रोटेक्शन एक्ट। ये बढ़िया है सर, ये बढ़िया है। वैसे ये लोग खतरनाक होते हैं, कानून भी इनसे डर गया, औकात नहीं किसी कानून की इनके आगे कुछ बोल पाए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। मेरी बात पे अगर विश्वास ना हो तो सड़क पे कोई भी लड़का किसी लड़की से एड्रेस भर पूछ ले कि ये बैंक कहाँ है, समझ में आ गया, और फिर उस लड़की को मेरे पास भेज दो, 500 रुपए घूस देकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा झूठी थाने में, लड़का तो गयो जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर। समझ में आ गया। लड़की को सिर्फ इतना बोलना पड़े किडनैप करके ले जा रहे थे मेरे को, अब भैया गिल्टी अनलेस प्रूव्ड, चलो समझ में आ गया। इसलिए डरा सहमा जो है वही सुखी है, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। कोई आंटी जी दीदी जी कुछ बोले, यस 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 बॉस, डोंकी और हॉर्स, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई लिख दिया सबने, चलिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों आपके पापा ज्यादातर असेट्स मम्मी के नाम पे खरीदते हैं, क्यों मैं हर चीज अपने वाइफ के नाम पे खरीदता हूँ। कि कभी अगर ये पार्टनरशिप फर्म में असेट बेचकर पैसा लाने की बात हुई तो मैं कहूंगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब तांबे आंबे का पहना हुआ है। इज दैट क्लियर, क्या कह रहे हैं आदर्श जी, क्या फिर से शादी तो हो सकती है ना, प्रॉपर्टी चली जाए। तो ऐसे केस में अगर आपको डाउट हो, हाँ मम्मी नाम पे बेटर है, क्योंकि मम्मी तो भाई इतने साल अब टिक चुकी हैं, तो अब जाने कोई है नहीं। अभी कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, 1994 में एक बिपिन था और एक कोई और लड़की का नाम याद नहीं मेरे को क्या है, तो 94 में शादी हुई थी और दलित 2000 अभी क्या कहते हैं 24 में डाइवोर्स हो रहा है। मैंने अब क्या फायदा डाइवोर्स का, अब तो हो ही चुका है इतने साल तक। 3 करोड़ रुपए दिया और नोएडा में एक फ्लैट दिया, मैंने कहा और खरीदो नोएडा में फ्लैट, जो भी खरीदो मम्मी के नाम पे खरीदो। समझ में आ गया। और अगर आपको लग रहा है कि मम्मी बहू के सो कॉल्ड साथ मिल जाएंगी तो आप मेरे नाम पे खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो हूं ही आपके साथ हमेशा। क्या
हिम्मत होगी किसी मेल की कि वो बिजनेस किसी फीमेल के साथ पार्टनरशिप कर ले? मेरे को तो ऐसा कोई दबंग आदमी आज तक नजर आया नहीं। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? क्या? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अरे ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में भाई, बीवी ऑफिस नहीं जाने देगी, कहेगी घर में रहो, वर्क फ्रॉम होम करो। सर एक्सेप्ट नहीं देते क्या हो गया तो मतलब? अगर हो गया मतलब फीमेल भी पार्टनरशिप में है तो हाँ, उसके बाद तो उसको हम थोड़ा डाइवोर्स देंगे? मतलब उसकी प्रॉपर्टी अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी? नहीं नहीं नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी तो ऐसी कंट्रीब्यूट करेगी, अपनी पर्सनल लाइबिलिटी अपनी एसेट्स में से पे ऑफ करा देंगे, जो बचेगा लाना पड़ेगा। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर चाहे बिजनेस में मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले अपनी लाइबिलिटीज को पे कर देंगे अपनी एसेट से, जो भी सरप्लस होगा वो आपको लाना पड़ेगा। स्त्रीधन में यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने ध्यान से पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं है, किसी भी लड़का लड़की को हस्बैंड वाइफ बनाते हैं लोग। यहाँ लिखा है, इट इज टू बी नोटेड पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर आर इंडिविजुअली ओन्ड अदर देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, नोट्स में मैंने गलती की है, सॉरी। ये लिख लो, नालायकों। समझ में आ गया? कजन वाइफ समझने लो, कजन ब्रदर कजन सिस्टर कजन वाइफ है ये। हिज ओन वाइफ, वाइफ का मतलब ओन, वाइफ वर्ड में ओन पहले से ही है। जैसे अलजेब्रा में एक्स के साथ वन अंडरस्टूड होता है, तो अगर मान लिया आप किसी को मिलवाएं, किसे ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, अरे मेरी और किसकी है? समझ में आ गया? तो वाइफ के केस में हिज ओन लिखने की जरूरत नहीं है। पर्सनल वाइफ, इम्पर्सनल वाइफ, आर्टिफिशियल पर्सनल वाइफ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वाइफ, रियल वाइफ, टेंजिबल वाइफ। टेंजिबल वाइफ कौन सी होती पता है? जो हस्बैंड को सूखती रहती कायदे से, दिन भर बेलन चलता रहता है, टेंजिबल वाइफ। तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स इनकी अपनी वाइफ थी, और मिस वाई ये किसी और की वाइफ है, ये दोनों अगर पार्टनरशिप में हैं और कल को फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो दोनों लोग अपनी अपनी एसेट्स बेचकर अपनी अपनी लाइबिलिटी पे करके जो भी सरप्लस आएगा वो बिजनेस में लाना पड़ेगा। पार्टनर है, हाँ तो हाँ ठीक है। कोई पार्टनर का फीमेल हुई तो वो अपनी ओन एसेट को क्या? अच्छा, उसने अपने नाम पे एसेट्स ले ली है, हाँ तो वो उसको लानी पड़ेगी, वो पार्टनर है वहां पे, मेल फीमेल से मतलब नहीं है। अच्छा, इशिका जी कह रही है वो अपने हस्बैंड के नाम पे खरीद ले, तो क्या होगा? पुरुष धन, पुरुष धन जैसा कुछ है ही नहीं, पुरुष धन जैसा कुछ है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो कानून ने सो कॉल्ड लेडीज को प्रेफरेंस ज्यादा दिया है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि भाई इनको दया की भावना से देखा जाता है, ठेंगा, इनको एकदम चंडी माँ की भावना से देखा जाता है कि इनसे पंगा ना लो भैया, अगर जिंदा रहना है तो। आपने भस्मासुर का हाल देखा हुआ है, तो इसलिए डर के रहें तभी जीवित रहेंगे, और नहीं तो हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए कुछ भी पूछ लेते हैं, तो शर्म ही नहीं आती। समझ में आ गया? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग है, मेरे घर वाले ने देख ले, हिज ओन पर्सनल वाइफ, तो वाइफ अगर लिखा है, समझ में आ गया, तो हिज और ओन लिखने की जरूरत नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पता लगा पार्टी में ढेर सारे लोग आए, किसी अंकल पूछे कहाँ है वाइफ, किसकी वाइफ, अरे आपकी वाइफ और किसकी वाइफ। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, तो ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों। क्या क्या स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं? सबसे पहले आप असेट्स को बेचेंगे और उससे क्या रियलाइज करेंगे बच्चों? कैश। जो भी पैसा आपके पास होगा, सबसे पहले आप एक्सपेंसेस को पे कर देंगे, लाइबिलिटीज को पे कर देंगे, रिश्तेदारों का लोन है वो पे करेंगे। बच गया तो पार्टनर अपने लोन का पैसा घर ले जाएगा। वो भी बच गया तो दे विल बी टेकिंग मनी एडवांस्ड एज कैपिटल, और वो भी वापस हो गया तो जो बचा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ चिल्ड्रन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खोपड़े में बात गई, सबको समझ में आ गया? चलिए भाई, आपके सामने बच्चों एक बैलेंस शीट जैसा कुछ नजर आ रहा है, नजर आया सबको? चलिए, तो बैलेंस शीट में बच्चों कुछ चीजें मेरे को आपको लिखवानी है, तो आप इसी बैलेंस शीट में झटपट लिखना स्टार्ट कर दें चीजों। इज द बैलेंस शीट विजिबल वेल टू ऑल? चलिए भाई, लिखना स्टार्ट करें झटपट फास्ट। एक्स वाई जेड कैपिटल के सामने लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही। याद आ गया? करंट अकाउंट आपको एक्स का नजर आ रहा है लाइबिलिटी साइड पे, और वाई और जेड का कहां पे नजर आ रहा है? एसेट साइड पे। लिख दीजिए क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और एक एस्ट्रिक लगा लीजिए, और एसेट साइड पे भी एस्ट्रिक लगा लीजिए। फिर आपको बच्चों क्रेडिटर्स से लेकर
बैंक लोन तक नजर आ रहा होगा, मिला मिला, पेड ऑफ, क्या लिखेंगे, पेड ऑफ। बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने लिखिए ऑटो पे। सर नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है कि जो ऑटो पे है? अरे ऑटो पे का मतलब है जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, ऑब्वियस सी बात है उसी से आपने ओडी लिया होगा। ये थोड़ा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनॉट प्लेस ब्रांच में आपका करंट अकाउंट है और आपको ओडी हाउस कास्ट ब्रांच से मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जिस ब्रांच में करंट अकाउंट होता है ओडी भी वहीं से मिलता है। तो आपके करंट अकाउंट में जो पैसे जमा है बैंक ओडी उसी में से काट लेगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, जेड्स लोन में लिखेंगे रीपेड आफ्टर एंड ड्रॉ एस्ट्रिक साइन। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। रीपेड आफ्टर, यहां एरो बना लीजिए। पहला पेमेंट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन वगैरह का होगा। बचेगा तो whom we shall be making the payment, पार्टनर्स लोन। इज दैट अंडरस्टूड? चलो, इज दैट अंडरस्टूड? जनरल रिजर्व में लिख दीजिए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने ट्रांसफर, और यहां पे भी लिख दीजिए ट्रांसफर ओब्लिक पेड। कभी कभी आपको पे करना पड़ेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन, मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ ट्रांसफर ही होता है। एक्स एपोस्ट्रोफी एस ब्रदर्स लोन एंड वाइस ब्रदर्स लोन, एरो ड्रॉ कर लीजिए। जो काम क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन के साथ किया था बच्चों, वही काम आप इसके साथ करेंगे। जेड का लोन यहां रिपीट हो गया तो मैं इसको काट देता हूं। सारी लाइबिलिटीज का जिक्र हो गया बच्चों, पक्का? चलिए, यहां से लेकर बच्चों सो कॉल्ड यहां तक मार्किंग कर लीजिए। लिख दीजिए ट्रांसफर एंड रियलाइज्ड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्या आपको कैश इन हैंड को बेचने की जरूरत है? नो। सर वो कटे फटे नोट होंगे तो उनसे बदल लेंगे जाके। अरे वो एक दूसरी बात है। क्या बैंक में रखा हुआ पैसा आप किसी को बेच देंगे? नो। ये है सेल्फ रियलाइज्ड एसेट। क्या है बच्चों? ये सेल्फ रियलाइज्ड एसेट। हैश साइन ड्रॉ करेंगे आप ट्रांसफर एंड रियलाइज पे चिल्ड्रन, और यहां पे भी हैश साइन ड्रॉ कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड पीएल, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बच्चों कहां पे ट्रांसफर करते थे हम? असेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस असेट साइड पे दिया होता था, हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? कैपिटल। यहां पे भी कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। यहां पे एक्स ने लोन लिया हुआ है, हम उसको रीपे कराएंगे या कैपिटल से क्लोज कर देंगे। तो आपको बैलेंस शीट बन के आएगी और बैलेंस शीट को देखकर आपको ये सारी हरकतें करनी है। इन्हीं चीजों की बच्चों आपको जर्नल एंट्रीज भी पढ़ाई जाती है। झटपट अपडेट दिस। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि भाई हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। तो चिल्ड्रन अल्टीमेटली वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, मैंने आपको एट द वेरी बिगिनिंग बता दिया था, जिसमें से सबसे पहला अकाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन। बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। 5 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले आपको असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, 2 चीजें ये हो गई। उसके बाद आप अपनी असेट्स का क्या करेंगे चिल्ड्रन? रियलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रियलाइजेशन। सर ये क्या होता है? या तो आप असेट को बेच देंगे बाजार में, या कोई पार्टनर आपकी असेट को टेक ओवर कर लेगा। पार्टनर टेक ओवर करेगा एंड देयर आफ्टर लाइबिलिटीज को आपको या तो पे करना है और या तो कोई पार्टनर लाइबिलिटी को अज्यूम कर लेगा। ये 4 काम समझ में आ गए? मैं यहाँ पे कोड में लिख भी देता हूं। ट्रांसफर असेट्स एंड लाइबिलिटी, ताल करना है। ताल क्या करना है? देयर आफ्टर आप असेट को रियलाइज करेंगे और लाइबिलिटी को सेटल करेंगे। तो ये क्या बन गया? तालारलस। समझ में आ गया कौन सा रस है ये? ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, फिर असेट्स को रियलाइज करना है और लाइबिलिटी को क्या करना है? सेटल। ये सारा काम फोकट में तो होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा कुछ खर्चा पानी। तो ये पूंछ
समझ में आ गई? टेल समझ में आ गई? टेल समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। सो एक्सपेंसेस करने के बाद, पूरा हिसाब किताब करने के बाद, या तो आपको इस हरकत पे प्रॉफिट होगा या तो लॉस। बट बच्चों याद रखिएगा, मेजॉरिटी केसेस में लॉस होता है। हम तो अभी फर्म बंद करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा था तो क्या हम फर्म बंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट इज हैविंग विच नेचर? नॉमिनल। कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कुछ खास है नहीं, जो आप जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे उन्हीं से हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था विच कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल चिल्ड्रन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? सारी कहानी यहां तक की समझ में आ गई बच्चों? पक्का? चलिए, तो ये आती हैं बच्चों हमारी जर्नल एंट्रीज। सब लोग झटपट इस पेज पे ओपन कर लें। ओपन एवरीबडी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ इस बैलेंस शीट को आपको याद रखना है, और अगर इसको भी नहीं याद रखेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइए। सबसे पहली एंट्री आपको किस चीज की करनी है? फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। Assets by virtue of nature have debit balance children, and liabilities by virtue of nature has which balance? Credit balance. आपको डेबिट बैलेंस को क्लोज करना है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करना है तो क्या कर देंगे? डेबिट। एंड वेयर आर वी ट्रांसफरिंग देम? रियलाइजेशन। तो एक एक करके आप अपनी एसेट का नाम लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स, गुडविल। सर गुडविल भी आ जाएगा? और सर वहां तो इतना गुडविल का करते थे, औकात खत्म हो चुकी है हर चीज की। समझ में आ गया? तो कोई जिंदगी भर जितना भी दबंग चुलबुल पांडे रहा हो, डेड बॉडी जब बनता है तो 4 लोग उठा के ही ले जाते हैं उसको। ज्यादा पिज्जा चाउमीन खाया होगा तो 6-8 लोग भी लग सकते हैं। एंट्री सबको समझ में आ गई? एंट्री समझ में आ गई? और अगर इज्जत नहीं मोहल्ले में तो कूड़े वाली गाड़ी से ले जाइएगा। लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट देयर आर सर्टेन असेट्स जिनको आपको ट्रांसफर नहीं करना। सबसे पहले कैश एंड बैंक। वाई? सेल्फ रियलाइज है। एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। लोन का पेमेंट क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद होना है। अगर आपने इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो इन दोनों की औकात सेम हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के काम आएगा। और करंट अकाउंट को भी आपको कहां पे क्लोज करना है? कैपिटल में। तो इट इज कैश, बैंक, एक्यूमुलेटेड गेन्स, लॉसेस, पार्टनर्स लोन, कैपिटल एंड करंट। कितने हो गए? 7। ये 7 रियलाइजेशन का 7 नहीं देंगे। नहीं समझे? ये 7 रियलाइजेशन का 7 नहीं देंगे। वैल्यू क्या होगी सर ट्रांसफर करने की? बुक वैल्यू विच इज अपियरिंग वेयर? इन बैलेंस शीट। अब एक बहुत बड़ा कोड है यहां पे। व्हाट इज दैट कोड? यू विल बी ट्रांसफरिंग डेटर्स इन द कैटेगरी ऑफ एसेट्स। और अगर बच्चों कोई पकौड़ी फुल्की दही दमालू है, दैट वुड बी ट्रांसफर्ड लाइक व्हाट? लाइबिलिटी। तो जैसे लिख के आता था ना, डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन 4,000, इन द आउटर कॉलम हाउ मच? 76। तो ये 80,000 रुपी पे आप डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे। खोपड़े में बात गई। एंड दिस 4,000 विल बी ट्रांसफर्ड लाइक अ लायबिलिटी। खबरदार किसी ने 76 पे ट्रांसफर किया, वहां मार्क्स कट जाएंगे आपके। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? चला जाए आगे बच्चों। अब ट्रांसफर के बाद आप अपनी एसेट्स को रियलाइज करेंगे, कहने का मतलब निपटाएंगे। अब बच्चों यहां पे 2 चीजें आपको नजर आएंगी, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। ये अनरिकॉर्डेड क्या होता है सर? टाइपराइटर था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रीशिएट किया, पूरा डेप्रीशिएट हो गया, बुक वैल्यू 0। स्टिल ऑफिस में रखा हुआ है, खटाखट खटाखट काम कर रहा है। पार्टनर्स ने सोचा कि अगर इसको मार्केट में बेचने जाएं तो 500,000 में तो ये भी बिक जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में तो नजर नहीं आ रहा। आई रिपीट, बैलेंस शीट में तो नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल कुछ ना कुछ पैसा देकर जाएगा, कबाड़ मान लीजिए। तो वी शुड रिकॉर्ड दैट और वी शुड इग्नोर दैट? वी शुड। पैसा तो आ रहा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर। अगर आप 11th क्लास में होते और जर्नल एंट्री में आपसे पूछता मशीन बेचने की, तो आपका जवाब क्या होता चिल्ड्रन? कैश टू मशीन। स्टॉक बेचते तो एंट्री क्या होती? कैश टू स्टॉक।
बट हेयर एंड आफ्टर हमने अपनी सारी चीजों को कहां पे ट्रांसफर कर लिया, रियलाइजेशन। तो आज हमारी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किससे रिप्रेजेंटेड है, रियलाइजेशन से। तो आप चाहे कैश रिसीव करिए स्टॉक बेचकर, ईदर फ्रॉम डेटर्स और फॉर लैंड एंड बिल्डिंग और फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, आप क्या यूज करेंगे हर जगह, रियलाइजेशन। एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया। लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिटर्स को पे करने के लिए एंट्री क्या पड़ी थी, क्रेडिटर्स टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश। बट यहां पे आपने इन सबको कहां ट्रांसफर कर दिया ऑलरेडी, रियलाइजेशन। तो अब इन सब का नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन हो गया। तो इट इज बेस्ड ऑन द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। कैश है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक डेबिट है तो डेबिट द रिसीवर, बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट द गिवर। कुछ लाइबिलिटीज बुक्स में नजर आ रही हैं, दे आर कॉल्ड एज रिकॉर्डेड। 5 साल पहले क्रेडिटर पता नहीं कहां मर गया था, नजर नहीं आ रहा था। जहां न्यूज़पेपर में नोटिस गया कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, बेहोशी से उठ गया एकदम, नींद खुल गई और पैसा लेने चला आया। तो बुक्स में तो नजर नहीं आ रहा, हम तो हटा चुके थे उसको। एथिकल प्रैक्टिस क्या है बच्चों, शुड और शुड नॉट पे हिम, वी शुड पे हिम। तो कौन सी लाइबिलिटी हो गई है, अनरिकॉर्डेड। तो फर्क सिर्फ इतना है, रिकॉर्डेड वंस विल बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट एंड देन सेटल्ड, अनरिकॉर्डेड वंस ट्रांसफर तो नहीं होगी बट सेटलमेंट हो सकती। समझ में आ गई बात। और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, क्या पैसे आएंगे बच्चों, नो। हु इज द रिसीवर इन दैट केस, पार्टनर, हम डेबिट कर देंगे। पार्टनर ने लायबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी ले ली, क्या फर्म से पैसा निकलेगा, नॉट एट ऑल। पार्टनर क्या माना जाएगा, क्रेडिटर, जब तक फर्म से उसको पैसे मिल नहीं जाते। बात समझ में आई या नहीं आई चिल्ड्रन, कंफर्म। और ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज आप किन वैल्यूज पे यहां नोटिफाई करेंगे, द वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट। तो एक बार ट्रांसफर हो गया, अब बैलेंस शीट का कोई खास काम नहीं है। बट एक यहां पे चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एसेट बिकी या नहीं बिकी, या लायबिलिटी पे हुई कि नहीं हुई, तो क्या अज्यूम करना है, एसेट्स शैल बी सोल्ड ट्रीटेड एज, गलत जवाब। इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको बच्चों, झटपट इसको अपडेट करें, झटपट इसको अपडेट करें। यहां पे लिखें intangible assets shall be treated as unsold and tangible assets sold at book value. I repeat, अगर जिक्र नहीं है कि एसेट बिकी कि नहीं बिकी, लायबिलिटी पे हुई कि नहीं पे हुई, तो आपको ये चेंज रूल अज्यूम करना है कि इनटैंजिबल एसेट को अनसोल्ड मानना है कि वो बिकी नहीं है। और अगर टैंजिबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अज्यूम करेंगे बच्चों कि ये बुक वैल्यू पे सेल हो गई। याद रखेंगे इस बात को। और लायबिलिटीज अप्लाइंग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल टू बी ड्यूली पेड ऑफ, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र यही है, क्योंकि आप भूल जाएंगे इस बात को और आपका आंसर नहीं आएगा फिर। समझ गए, पक्का। पहले रूल चलता था कि अगर एसेट के बारे में नहीं लिखा कि बिकी कि नहीं बिकी, आप मान लेंगे एसेट नहीं बिकी। फिर आईसीआई ने रूल चेंज कर दिया, इनटैंजिबल वालों को मान लीजिए कि वो नहीं बिकी हैं, बट टैंजिबल एसेट भाई कुछ ना कुछ वर्थ तो होगी ना, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि सोल्ड एट बुक वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, पक्का। इस पूरी हरकत को करने में कुछ खर्चे होंगे बच्चों, और खर्चे की भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। फर्म ने पे किया और फर्म ने झेला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट या गिवर। पे तो कर दिया पार्टनर ने, फर्म कह रही है परेशान ना, हम तुमको पे कर देंगे, तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया, फर्म के ऊपर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जब तक पार्टनर को पैसे मिल नहीं जाते, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट, आपने इसको क्रेडिट कर लिया। पार्टनर ही पे करेगा, पार्टनर ही बेयर करेगा, क्या एंट्री करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि फर्म के ऊपर कोई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंस आया ही नहीं है। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए, तो इतनी कहानी से हम एक दो बेसिक क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बाकी की एंट्रीज आगे पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर। चलिए बच्चों, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।